हाय गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 21 मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वाइशा इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए। राइट। सो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, तो आप ऑब्वियसली अभी तक आपने इतना तो जान लिया होगा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता क्या है, क्योंकि हमने काफ़ी बार इस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं। सो जो कार्बन होता है उसे कैप्चर करना, स्टोर करना, राइट, उसे क्या क्या कहा जाता है, उसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। तो इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की जाती है जिससे कि इस कार्बन सीक्वेस्टर को किया क्यों जाता है, ताकि इससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो सके। राइट। क्योंकि अगर आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। राइट। सो जो पावर स्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इंडस्ट्रियल साइट से निकलता है, एयर से, तो उन सबको अंडरग्राउंड स्टोर किया जाए उसे सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। राइट। सो जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता है ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसे स्टोर करके रखा जाए, या फिर उसे इस तरह मतलब बना दिया जाए कि वो ग्लोबल वार्मिंग ना कर पाए। राइट। या फिर जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। और इससे क्या होता है, ये यहाँ पे जैसे लिखा गया, इट हैज़ बीन प्रपोज एज अ वे टू स्लो द एटमॉस्फेरिक एंड मराइन एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें क्या होता है, इसे इस तरह से बताया गया, मतलब इसे जो प्रपोज किए थे तो इस तरह से बताया कि इससे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में और जो वाटर मैंने मराइन इकोसिस्टम वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को एक जगह से रख लिया जाएगा। ठीक है। और जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता है इसे किस तरह से मतलब किया जाएगा, तो उसमें कार्बन सिंक, मतलब आपको जैसे पता है सिंक में जो सारा पानी है वो जैसे वहाँ पे आके चल बैठ जाता है। राइट। तो उसी तरह से कार्बन का भी एक सिंक बनाया जाएगा। तो कुछ नेचुरल सिंक्स यहाँ पे कुछ सिंक्स बताए हैं जिसके टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सिंक्स। तो और नेचुरल सिंक्स में आते हैं ओशंस, जहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं। तो ओशियंस, फॉरेस्ट मतलब महासमुद्र, और जो जंगल है, राइट, फॉरेस्ट हैं, और फिर वन हमारे, और सॉइल। तो ये तीनों नेचुरल सिंक्स काम करते हैं। आर्टिफिशियल सिंक्स में आते हैं जो ऑयल रिजर्व्स है जो कि ख़त्म हो चुके, जहाँ पे तेल नहीं है अब, लेकिन वहाँ पे ऐसी जगह है वहाँ पे हम जाके कार्बन को स्टोर करके रख सकते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अनमाइनेबल माइंस, कुछ ऐसी माइंस हैं, ऐसी खदानें हैं जो कि जिनमें अब खुदाई नहीं की जा सकती, तो वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखा जा सकता है। सो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हैव यूज्ड कार्बन कैप्चर फॉर डिकेड्स। ठीक है। तो जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है उन्होंने कार्बन को काफ़ी टाइम से कैप्चर कर रखा था, टू इन्हांस किस लिए, इन ऑयल और गैस की रिकवरी को इन्हांस करने के लिए इस तरह से किया जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन सिंक के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है। तो ये जो 3 स्टेप होता है जिससे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। तो पहला क्या किया जाता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे दूसरे गैसेस से सेपरेट किया जाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जाता है। और फिर बाद में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि कैप्चर्ड है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे इसे स्टोर करना है, स्टोरेज लोकेशन में। और फिर इसे दूर जो एटमॉस्फेयर है उससे काफ़ी दूर इसे स्टोर किया जाता है, ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट ना कर सके, जैसे कि अंडरग्राउंड या फिर ओशन के बहुत ही ज़्यादा अंदर। टाइप ऑफ सीक्वेस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो 3 इसकी कैटेगरी है, ओशन सीक्वेस्ट्रेशन, जियोलॉजिकल, टेरेस्ट्रियल। ठीक है। नाम से आपको समझ में आ रहा है, ओशन मतलब कहाँ पे सीक्वेस्ट्रेशन होगा, कहाँ पे इसे रखा जाएगा, एकदम जो डीप होते हैं ओशन के काफ़ी अंदर उसे रखा जाएगा। और आपको पता होगा जो समुद्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है, मरियाना ट्रेंच को याद कीजिए। ठीक है। उसके बाद जियोलॉजिकल आप समझ सकते हैं, जियोलॉजिकल में क्या आता है, जैसे कि फॉरेस्ट ये सब हो गए। ठीक है। कुछ ऐसे नेचुरल पोर स्पेसेस होते हैं मतलब ऐसे छेदें होती हैं, बहुत छेद मतलब बहुत छोटे छोटे नहीं होते, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जहाँ पे कार्बन को अंदर रखा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद टेरेस्ट्रियल सीक्वेस्ट्रेशन में सॉइल्स, वेजिटेशन, जहाँ पे मतलब जहाँ वनस्पति होती है, और सॉइल मतलब हमारे मिट्टी। ठीक है। तो ये भी नेचुरल कार्बन सिंक का काम करती है। तो कार्बन फिक्सेशन, राइट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, इसीलिए कहते हैं ना ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, ये क्योंकि ये नेचुरल कार्बन सिंक हैं। ठीक है। तो इन्हें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो वो नेचुरल सिंक है, तो इसीलिए पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। फिर जियोलॉजिकल सीक्वेस्ट्रेशन ये काफ़ी इसका लंबा मतलब ऑब्वियसली काफ़ी प्रैक्टिकल है। ठीक है। और इसमें हमें बस कुछ नहीं करना होता है, हमें बस पेड़ नहीं काटने होते और उगाने होते हैं। तो ये सबसे प्रैक्टिकल और आराम है, ठीक, मतलब आसान है।
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया जाए तो। फिर जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन में जो ट्रैपिंग मैकेनिज्म है, किस तरह से ट्रैप किया जाता है, जो पहला स्टेप था हमारा था ट्रैपिंग, वो किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए। पहला है हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग। ट्रैप मतलब उसे एक तरह से दबोच लेना, मतलब उसे ट्रैप करके रखना, राइट, उसे सेपरेट करके अलग से रख लेना, कब्जा करके रख लेना उसे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ट्रैप्ड एज अ गैस अंडर लो परमिबिलिटी कैप रॉक, ठीक है। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये यहाँ पे क्या कैसे, तो कुछ ऐसे इस तरह के जगह होती है जहाँ पे और किसी गैस को आने की इजाज़त नहीं होती, लो परमिबिलिटीज़, वहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रखा जाए, किसी ऐसी जगह पे एज अ गैस उसे रखा जाए। सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ लिक्विड स्टोर किया जाए, या फिर वाटर एज अ, या फिर ऑयल की तरह उसे स्टोर किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड को। मिनरल कार्बोनेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को किसी मिनरल के साथ रिएक्ट करवाया जाए, या फिर किसी फ्लूइड मतलब आप समझ सकते हैं लिक्विड, ठीक है। जो हर जो चीज़ बहती है वो फ्लूइड होती है। और फिर किसी ऑर्गेनिक मैटर हो, उसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मतलब बनाया जाए, फिर उसे स्टेबल कंपाउंड बनाया जाए, ठीक है, और ताकि वो किसी और चीज़ से रिएक्ट ना करे, फिर उस तरह से उसे स्टोर किया जा सकता है। ये ट्रैपिंग के मैकेनिज्म है, ओके। आप ट्रैप समझ जाइए किस तरह से ट्रैप किया जाता है। और ये कुछ मतलब उसके टाइप्स दिए हुए हैं, आपको एकदम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, नाम याद रखिए। हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग, सॉल्युबिलिटी, उसे किसी चीज़ के अंदर घोल दिया जाए या फिर उसे लिक्विड टाइप में बना दिया जाए, दूसरे से किसी मिनरल से रिएक्ट कर दिया जाए और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से इफेक्टिवली स्टोर किया जाता है अर्थ के सब सरफेस में, ठीक है। और ये जो हाइड्रोडायनेमिक और सॉल्युबिलिटी टैपिंग है, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है, राइट, ये काफ़ी ज़्यादा कारगर पाया गया है। अब कार्बन सिंक, तो अनलाइक ब्लैक और ब्राउन कार्बन जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस में, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ग्रीन और ब्लू कार्बन है, वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कैप्चर करते हैं, इसकी सीक्वेस्ट्रेट करते हैं। अब हम देखते हैं ग्रीन कार्बन के बारे में। सो ग्रीन कार्बन इज कार्बन रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस द्वारा जो कार्बन को हटाया जाता है वो ग्रीन कार्बन कहलाया जाता है। और वो क्या होता है, वो प्लांट्स में स्टोर होता है, सॉइल में स्टोर होता है, जो कि हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, राइट, ठीक है। और ये कार्बन साइकिल, जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है, उसका एक इम्पॉर्टेंट वाइटल पार्ट है। और जो बहुत सारे प्लांट्स, राइट, जो हमारे फसलें हैं, प्लांट्स हैं, उनकी लाइफ काफ़ी शॉर्ट होती है। तो ये जो उनका जो रिलीज़ है, आई मीन उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। लेकिन जो फॉरेस्ट होता है उनका जो बायोमास है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो काफ़ी टाइम तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके, मतलब सीक्वेस्टर करके रख सकते हैं। इसीलिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है, मतलब जो वन है हम जिसे काटते जा रहे हैं उसको नहीं काटना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रख सकते हैं। सिंपल बात है, हमारे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो काफ़ी कम टाइम के लिए रहते हैं, हमारी फसलें होती हैं उन्हें हम काटने पड़ते हैं, उन्हें काटना पड़ता है। लेकिन फॉरेस्ट ऐसा नहीं होता है, फॉरेस्ट काफ़ी साल तक वो पेड़ रहते हैं, इसलिए ज़रूरी है ग्रीन कार्बन के लिए। एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। तो ये आप सिंपल लॉजिक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लू कार्बन पे। तो ऑब्वियसली ब्लू कार्बन हम जब बात करें तो ये किस बारे में होगा, कोस्टल इकोसिस्टम, मेराइन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो ये जो कि सारे कार्बन सिंक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह दिया गया है, आप देख सकते हैं, वेजिटेशन, मराइन ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट्स। तो जो कोस्टल इकोसिस्टम है वहाँ पे जो टाइडल मार्शेस हैं, मैंग्रोव्स हैं, इनके बारे में मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैंग्रोव्स ये सब क्या होते हैं, सी ग्रासेस हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से, ओशन से, और ये इन्हें स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू। तो ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है ये काफ़ी एफिशिएंट होते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, ठीक है। तो हमारे जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल इकोसिस्टम है पूरा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे भी डैमेज नहीं करना चाहिए, जो कि होते जा रहा है। और कैसे हो रहा है ये भी हमने काफ़ी इलेबोरेट में पढ़ा है। फिर कोस्टल इकोसिस्टम है, उसमें पाया गया कि वो भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट वो भी स्टोर करके रख पाते हैं, अप टू 5 टाइम्स, ठीक है। जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि सबसे घने फॉरेस्ट होते हैं, उनमें जितना कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होता है उससे कहीं ज़्यादा 5 टाइम्स ज़्यादा स्टोर होता है हमारे कोस्टल इकोसिस्टम्स में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कोस्टल इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखना, ताकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो पाए।
तो दीज इकोसिस्टम्स आर फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। सो ये इस तरह के जो इकोसिस्टम है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आपका ब्लू कार्बन का जो सिक्वेस्ट्रेशन है वो कहाँ पे ठीक से नहीं हो सकता, राइट। तो ये कहाँ नहीं हो सकता, अंटार्कटिका में। आगे देखते हैं, ये देखिए अब डायग्राम सब समझ जाइए, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, जो ब्लू कार्बन होता है, ठीक है, वो इकोसिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने ये देखा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भी 5 गुना ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का होती है हमारे मराइन इकोसिस्टम में। तो अगर इसका डिग्रेडेशन मतलब यही ख़राब होने लग जाए, इन्हीं के इकोसिस्टम में इम्बैलेंस होने लग जाए, इन्हीं का डिस्ट्रक्शन होने लग जाए, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए ब्लू कार्बन इकोसिस्टम को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ब्लू कार्बन इनिशिएटिव एक लिया गया है, ठीक है। तो ये एक पहला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि इसका एक ग्लोबल एजेंडा है। इसका फोकस क्या है, इसका ध्येय क्या है, क्लाइमेट चेंज को कम करना। किस तरह से, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल मराइन इकोसिस्टम। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं। सो जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो IUCN है उसकी उसने और कंजर्वेशन इंटरनेशनल और कुछ इंटरगवर्नमेंटल ओशियानिक कमीशन IOC जो और जो कि एक जो इंटरनेशनल ओशियानिक कमीशन है जो कि यूनेस्को का पार्ट है, इन सब ने मिलकर, ये जो 3 बॉडीज़ हैं, इन सब ने मिलकर कोलैबोरेट किया है, ठीक है। कुछ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आए हैं, कुछ NGOs आए हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं। तो इन सब ने मिलकर क्या किया है, एक मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है, इन्होंने बनाया है। और कुछ फिनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए हैं, कुछ पॉलिसी मैकेनिज़म्स का इजाद किया गया है, जिससे कि कंजर्वेशन जो ये कोस्टल ब्लू इकोसिस्टम है, राइट, उसको बचाया जा सके, उसको रिस्टोर किया जा सके। जिसमें कि जो लोकल्स हैं और जो लोग नेशनल्स, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, इन सबको मतलब एक तरह से कोऑपरेशन का काम किया गया, इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल कोऑपरेशन रखा गया। बॉडीज इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल हो गया, आपका IUCN हो गया, IOC ऑफ यूनेस्को हो गया। फिर इसमें और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इसमें शायद NGOs क्या इसमें NGOs मतलब इन्वॉल्व नहीं है, या फिर इसमें ये क्या सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये कौन कौन इसके स्टेक होल्डर्स है वो आपको याद रखना है। तो इसका मेन काम क्या है, डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव मेथड फॉर कोस्टल कार्बन अकाउंटिंग, ठीक है। तो कार्बन अकाउंटिंग मतलब वो कितना ज़्यादा उसमें स्टोर कर पा रहा है, ये सब हमें ध्यान रखना है और इसे बढ़ाना है, ब्लू कार्बन कंजर्वेशन करना है। और इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, कुछ पॉलिसीज़ को भी अपनाया जाएगा, ठीक है। और फिर कुछ और जैसे डेवलप इंसेंटिव्स, कार्बन पेमेंट स्कीम, ठीक है, कार्बन पेमेंट स्कीम भी इसका एक पार्ट है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं इसी के अकॉर्डेंस में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अकॉर्डेंस में, जिससे कि जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसकी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, इंसेंटिव प्रोग्राम्स, ये सब ठीक तरह से, इंसेंटिव एग्रीमेंट्स, ये ठीक तरह से काम कर पाएँ। इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, इम्प्लीमेंट किए गए। और साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक रिसर्च की जाए जिससे कि और ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सके, कार्बन जो इकोसिस्टम को, ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, कोस्टल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब आते हैं हम कार्बन क्रेडिट पे, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले से। तो कार्बन क्रेडिट एक तरह का ट्रेडेबल, मतलब जो कि आप इसे कहीं और दे सकते हैं और कहीं से ले सकते हैं, राइट। ट्रेड तो आप समझ सकते हैं ना। तो इसे हम ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है, जिससे कि क्या होता है, तो ये जो कार्बन क्रेडिट है अगर ये किसी को मिल जाए तो उसका मतलब ये उसके पास हक है कि वो 1 टन जो कार्बन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ है तो उसे एमिट कर सकता है, ठीक है। तब जैसे किसी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, मतलब कुछ इंडस्ट्री लगानी है तो ऑब्वियसली उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, तो फिर उसके पास अगर क्रेडिट है तो वो ऐसा कर सकता है, ये लीगल हो जाता है, ठीक है। तो एक कार्बन क्रेडिट इक्वल होता है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर किसी और दूसरे मार्केट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कुछ और इक्विवेलेंट गैसेस होते हैं जो कि उतनी ही ज़्यादा पोल्यूशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, राइट। तो अगेन डायग्राम है आपको समझाने के लिए। फिर और कोई एक कार्बन क्रेडिट कैसे खरीद सकता है, राइट, किस तरह से वो एक प्राप्त कर सकता है, ले सकता है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट आपके पास आ गया तो आप पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, राइट। तो आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखते हैं। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोड्यूस 1
टन लेस कार्बन, ठीक है। अगर कुछ कंट्रीज होते हैं जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, जहाँ पे लोगों का कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे कुछ राइट, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1 टन लेस, ठीक है, कम कार्बन, जो मतलब जितना उसे परमिसिबल है उससे 1 टन अगर वो कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसे एक कार्बन क्रेडिट मिलता है, ठीक है। फिर अब ये किस तरह से हेल्प करता है, तो कंट्रीज़ जो कि जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल है, राइट, जो कि UNFCCC के अंडर आता है, तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये साइन किया था, राइट, क्योटो प्रोटोकॉल, और उसमें कुछ गैस एमिशन नॉर्म्स, राइट, कितना आप गैस, जो ग्रीन हाउस गैस है उसे कितना आप एमिट कर सकते हैं, उस पर कुछ मतलब रूल्स बनाए गए थे, नॉर्म्स बनाए गए थे, जो कि हर कंपनी को मीट करना था, मतलब उन कंपनीज़ को वो रूल्स फॉलो करना था बाय 2012, ठीक है। तो अब एक कंपनी के पास 2 तरीके हैं अपने जो एमिशंस है उसे कम करने के लिए। कैसे, तो ये पहला क्या है, वो क्या कर सकते हैं, अपने जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को मतलब अडॉप्ट करके, नई टेक्नोलॉजीज़ का ईजाद करके, राइट, जो अपने ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसे कम कर सकते हैं। या फिर वो कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसे, या फिर वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इन न्यू नॉर्म्स को मतलब अपने जो एमिशंस को कम कर सकते हैं। या फिर ये क्या कर सकते हैं, किसी डेवलपिंग कंट्री, मतलब डेवलपिंग कंट्री मतलब जो अभी डेवलप हो रही है और वो डेवलप नहीं हो चुकी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये सब है वो कम होगा डेवलप्ड कंट्री से। तो ये क्या कर सकते हैं, जो डेवलपिंग नेशंस के साथ कनेक्ट कर सकती है, उनके साथ टाई अप कर सकती है, और उन्हें हेल्प कर सकती है एक ऐसी इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करने में जो कि इको फ्रेंडली हो, ठीक है, और उससे कि उसे कार्बन क्रेडिट मिल सकता है, उस कंपनी को कार्बन क्रेडिट मिल सकता है, ठीक है। और ये क्रेडिट कब परमिट बन जाता है, दिस क्रेडिट बिकम्स अ परमिट फॉर द कंपनी टू एमिट ग्रीन हाउस गैसेस इन इट्स ओन कंट्री। However, only a portion of carbon credits of the company in developing countries can be transferred to the company in a developed country. तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलप्ड नेशन में है, डेवलप्ड कंट्री में है, वो आकर कोई टेक्नोलॉजी लगाए डेवलपिंग कंट्री में, तो उससे कार्बन क्रेडिट मिल सकता है, ठीक है। और लेकिन ये जो ट्रांसफ़र का है, क्योंकि ये ट्रेडेबल है, वो एक लिमिट तक ही हो सकता है, वो काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि वो जो कंपनी है वो कितना भी एमिशन करती जाए और फिर यहाँ पे मीन किसी डेवलपिंग कंट्री में आके ऐसे टेक्नोलॉजी लगाए, लेकिन अपने कंट्री में वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, एक लिमिट तक ये कार्बन क्रेडिट हो सकता है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट कार्बन ऑफसेटिंग पे। तो कार्बन ऑफसेट्स क्या होते हैं, ये भी क्रेडिट का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कार्बन ऑफसेटिंग में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, कार्बन ऑफसेट्स ये भी क्रेडिट की तरह काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस को एमिशन होता है वो उसका जो क्या है, उसे रिडक्शन मतलब उसे कम किया जाता है किसी और जगह में, जैसे कि विंड फार्म्स हो गए। तो वो उससे क्या होता है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी है उससे वजह से, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसके वजह से तो ग्रीन हाउसेस गैस निकलते हैं वो बच जाते हैं अगर हम विंड फार्म्स ये सब लगाते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, कार्बन ऑफसेटिंग हो गया। फिर इसे क्वांटिफाई मतलब इसे मापा जाता है, राइट, इसे किस तरह मापा जाता है, मैट्रिक टन्स में मापा जाता है और इसे बेच दिया जाता है, राइट। उतने टन, जितने टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड राइट हमने बचाया है उतने टन में, मतलब उतना टन इसकी कीमत होती है। तो 1 टन कार्बन ऑफसेट को खरीदना मतलब 1 टन कम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना, ठीक है, मतलब अपने एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में इसे छोड़ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जस्ट आपके आइडिया के लिए, बिजनेस A1, ठीक है। तो ये जैसे कि अपने क्या ये अब कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने में कम नहीं कर पा रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन वो जो कहीं दूर में मतलब किसी और कंट्री में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिससे कि 100 टन इजीली बचाए जा सकते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए पैसे चाहिए। तो जैसे कि किसी इंडिया में कोई कम्युनिटी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वो
जैसे अभी इंडिया में कोई जगह है वहाँ पे वो केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्लोबल वार्मिंग में। लेकिन अगर उसकी जगह वो सोलर प्लैनेट्स यूज़ करें तो वो काफ़ी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी उससे। लेकिन उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए सोलर पैनल लगाने के लिए। तो ये जो बिज़नेस A1 क्या है, तो ये जो परचेस होता है कार्बन ऑफसेट्स की वजह से, तो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये कौन प्रोवाइड कर सकता है, ये वो बिज़नेस A1 हमें प्रोवाइड कर सकता है। और जिससे कि नेट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका रिडक्शन कम हो जाएगा 100 टन। ठीक है, तो ये जो एडेड बेनिफिट है A1 का, इससे कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं उनमें उनमें क्या होगा कि क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं, वो भी इंडस्ट्रीज़ ये सब लगाना चाहते हैं। लेकिन वो अपनी कंट्रीज़ में इस तरह से अगर वो फाइनेंशियल हेल्प लेके जो कार्बन ऑफसेटिंग करेंगे, उससे थ्रू क्या हो सकता है, उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एमिशन नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाएगा। अब आते हैं हम कार्बन टैक्स पर। ठीक है, तो कार्बन टैक्स एक इसमें मतलब आप ये कह सकते हैं, तो जैसे कि हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था, उसमें ये था, एक क्लॉज था, जैसे कि कैप एंड ट्रेड एक कॉन्सेप्ट। अब उससे पूरी तरह से उसका एक विकल्प के तौर पे ये उभर के रहा है कार्बन टैक्स। तो ये जो कार्बन टैक्स है इसका ये किस तरह से टैक्स बेस्ड है, मतलब किस पर आधारित है, जो कार्बन किसी भी फ्यूल हम कहते हैं, जैसे कि आपका ये कोल, तो उसको जलाने पर कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें, मतलब कितना कार्बन भरा हुआ है, ठीक है, उसमें कितना कार्बन कंटेन है, राइट, उसके बेस पर ये जो टैक्स है वो लागू होता है। तो इसका जो मेन एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, और ठीक है, तो ये फॉसिल फ्यूल का अगर कम से कम इस्तेमाल किया जाए तो उस पर ये जो कि है बेस्ड है, और मतलब कार्बन जो फॉसिल फ्यूल्स है उसे कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसे कम किया जाए, स्पेशली कार्बन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये जो कार्बन टैक्स है, ठीक है, इसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ठीक है, और ये कह सकते हैं कि तो ये जो कार्बन टैक्स है इसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, ताकि जो भी प्रैक्टिकलिटी, मतलब जो प्रॉब्लम से सब आती है वो धीरे धीरे उसे सॉल्व किया जा सके, और बेटर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। 5 ऐसे रीज़न दिए गए हैं कि ये जो कार्बन टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कैप एंड ट्रेड सिस्टम था, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल था उससे। तो पहला है प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, तो टैक्स से तो हमें पता चल जाएगा, अगर हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे तो फिर उस पर कितना टैक्स लगेगा, इतना फॉसिल फ्यूल से यूज़ करेंगे तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो आराम से इसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। ये जो कार्बन टैक्स है वो काफ़ी ईजिली और काफ़ी आराम से इसे जल्दी से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, अगर इसे कैप एंड ट्रेड मेथड से कंपेयर किया जाए। दूसरा अंडरस्टैंडेबल। तो ये जो कार्बन टैक्स है वो काफ़ी ईजिली लोगों को समझ में आता है। ठीक है, और इसे लोग दिन ब दिन काफ़ी लोग इसे समझ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिर लैक ऑफ मैनिपुलेशन। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो राइट, कुछ होते हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि चाहते हैं कि मतलब इसमें भी मतलब लूप होल्ड हो सके, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनको भी कम चांस होगा इसे मैनिपुलेट करने का, कार्बन टैक्स को। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी ईजी है समझने में। फिर रिबेट्स। तो अदर फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस की तरह, दूसरे जो टैक्सेस होते हैं उसकी तरह कार्बन टैक्स साइट कुड बी ओपन फॉर रिबेट्स टू द पब्लिक। ठीक है, तो फिर जो पब्लिक को इस पर कुछ वो दिया जा सकता है, इस पर कुछ माफ़ी दी जा सकती है। अब इंडिया का क्या पोजीशन है इस कार्बन टैक्स पे, तो अब यहाँ पे दिखा दिया गया कि इंडिया ने क्या किया था, WTO पर एक चैलेंज, मतलब WTO पे को चैलेंज किया था इस कार्बन टैक्स पर। इन्होंने कहा था कि इफ़ दे इम्पोज सच अ टैक्स, अगर वो ऐसा टैक्स इम्पोज करते हैं, वी विल टेक देम टू WTO। ठीक है, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, और एक मतलब वहाँ पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम है वहाँ पे हम जाएंगे, और हम लोग इससे डील करेंगे थ्रू हार्ड नेगोशिएशंस, मतलब हम इसे काफ़ी सख्ती से हम इसे डील करेंगे। और इस तरह के जो
जो बैरियर्स लगाए जा रहे हैं वो हम उससे उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो इंडिया का पोजीशन कार्बन टैक्स के ऊपर कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ उन पर इम्प्लीमेंट हो, सिंपली क्योंकि ये काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है और यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उन्होंने डिस्कस किया है जो कि ये टैरिफ लगाने की बात चल रही है, बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह के और भी नए नए टैक्सेस की जो बात हो रही है। एक तरह से ये कहा जा रहा है, ये इंडिया का ये रुख है कि ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिन्होंने काफ़ी डैमेज किया है इन्वायरमेंट का, वो क्यों नहीं भुगत रहे और हम क्यों भुगत रहे हैं, ठीक है। ये टैक्सेशन लगाना क्योंकि अब ये हमारा टाइम है, हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है, हमें इंडस्ट्रीज़ लगानी है। तो और जिन्होंने ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके और इतना सारा पोल्यूशन कॉज किया, इतना सारा डैमेज इन्वायरमेंट को कॉज किया है, उन्हें ज़्यादा भुगतना चाहिए ऑब्वियसली, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कम भुगतना चाहिए। लेकिन सब पर बराबर तरह के टैक्स लगाना एकदम ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये है। फिर हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, जिसे कहते हैं बायो इंजीनियरिंग। तो बायो इंजीनियरिंग बेसिकली कुछ आपके लिए मतलब है, इस तरह से समझाया जा सकता है, इस तरह से कुछ इंजीनियरिंग के टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि ये जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है उसे ठंडा किया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत कुछ मैकेनिकल है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है ये, ठीक है। और ये काफ़ी अभी मतलब काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की जा पा रही हैं, क्योंकि ये एक तरह से अभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं, अभी इसके बारे में आगे बताऊंगी भी। हॉइस्टिंग पैरासोल्स हो गया, फिर पैरासोल्स मतलब एक बहुत बड़ा छाता की तरह होता है पैरासोल, ठीक है। उसके बाद फिर प्लेसिंग मिरर इन स्पेस, वाइटनिंग द स्ट्रेटोस्फियर विद सल्फेट एरोसोल्स, वाइट वॉशिंग बिल्डिंग रूफ्स टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, और फ्लिगिंग iron fillings into the ocean to promote carbon gulping algae and some other modes। तो इनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो पहली बात, कार्बन जियो इंजीनियरिंग काम कैसे कर सकता है, कैसे करता है, 5 जो बिग प्लान्स हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, एक ज्वालामुखी मतलब पैदा किया जा सकता है, जिससे कि बहुत मिलियन टन्स जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस पर छोड़ दिया जाए। और अगर वो एटमॉस्फेयर एक सल्फर डाइऑक्साइड का जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए, किस तरह से, एक ज्वालामुखी की तरह, ठीक है, मतलब इस तरह से क्रिएट किया जाए। और फिर उससे क्या होगा, एक बादल जैसा बनेगा, और उस बादल की वजह से जो काफ़ी हद तक जो सन रेडिएशन है वो कम हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो एक ज्वालामुखी बनेगा जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड का गैस होगा, और वो जो कि फैल जाएगा एटमॉस्फेयर पे, और एक बहुत बड़ा बादल बनेगा, और वो सन की रेडिएशन को धरती तक पहुंचने नहीं देगा, काफ़ी हद तक रोकेगा। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं पर्टिकुलरली गुड, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड के ड्रॉपलेट्स है वो काफ़ी मतलब फैल जाते हैं, ठीक है। जो हमारी जो स्पेस है और हमारे ऊपर जो राइट ऊपर की जो सतह है उस पर अच्छे से फैल जाती है, ये उनका एक तरह का प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो स्कैटर कर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं और वो सन की लाइट को भी काफ़ी हद तक स्कैटर कर देती है, मतलब वो काफ़ी हद तक पहुँचने नहीं देती हैं, राइट। तो ये एक तरीका है। तो ये आप यहाँ पे और देख सकते हैं कुछ जियो इंजीनियरिंग के यहाँ पे दिए हुए, ये पैरासोल्स की बात हो रही है, वोल्केनो इफेक्ट यहाँ पे, ये देखिए ये वोल्केनो इफेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सब आगे देखते हैं। फिर दूसरा है शूट मिरर्स इनटू द स्पेस। तो क्या होता है, जो सन की लाइट को डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या है, एक ऐसे मिरर्स, बड़े बड़े मिरर्स लगा दिए जाए, ठीक है। अगर डिफ्लेक्ट किया जाएगा तो जो हमारे सूरज है, सूरज की जो काफ़ी हद तक की रेडिएशंस है वो वापस वहाँ चले जाएंगी अर्थ तक, मतलब फ़िल्टर होके जाएंगी। मतलब इतना बड़ा तो हम नहीं लगा सकते पूरे सरफेस को कवर करने जितना, ठीक है, लेकिन हम उतना लगा सकते हैं कि जिससे कि कुछ लेवल तक वो कम हो जाए। तो इन ऑर्डर टू डिफ्लेक्ट इनफ सनलाइट टू ब्रिंग अर्थ क्लाइमेट बैक टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जियो इंजीनियर्स प्लान टू लॉन्च अ मिरर, ठीक है, एक मिरर लगा दिया जाए, शीशा लगा दिया जाए, द साइज ऑफ ग्रीनलैंड एंड स्ट्रेटेजिकली पोजिशन इट बिटवीन द प्लानट एंड द सन, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अर्थ के बीच में और सूरज के बीच में एक शीशा, बड़ा सा शीशा लगा दिया जाए, जिससे कि वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर सीड द सी विथ आयन। तो जो हमारे जो नदियाँ हैं, ठीक है, और जहाँ पे मतलब वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो सरफेस तक आते हैं और वो आयन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो अडेप्ट एट पुलिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द, आपको पता है फाइटोप्लैंक्टन किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे उनकी इंपॉर्टेंस के लिए बताया गया है, जब वो मर जाते हैं तो
तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो क्या करते हैं, इन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आयरन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आयरन है उसे सी में मतलब उस नदी में डाल दिया जाए तो इससे क्या होगा, जो इसकी जो स्टिमुलेशन है आई मीन जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे और उससे ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिर वाइट इन द क्लाउड्स विथ वाइट पाउडर्ड शिप्स। तो जो यहाँ पे ये क्या गया, द टॉप्स ऑफ द क्लाउड्स, जो क्लाउड होते हैं, जो बादल होते हैं, उसके जो ऊपर होता है वो सन रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे एल्बिडो कहते हैं, राइट। तो अगर जो सी वाटर है, यहाँ पे हम जिस सी वाटर की बात कर रहे हैं, स्प्रेइंग अ लॉट ऑफ सी वाटर इनटू द स्काई बाय विंड पावर्ड रिमोटली एक्टिवेटेड शिप, ठीक है। तो इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करी जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से एक तरह से जो क्लाउड्स है उन पर पता नहीं कैसे काम करेगा, उन पर जो सी वाटर है उसे स्प्रे कर दिया जाए, तो जिससे क्या होगा, क्लाउड्स भी और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे सोलर रेडिएशंस को। फिर पैनल्स जो सरफेस होते हैं, मैंने जो ट्री के सरफेस पे होते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से काम करता है। इस तरह से जो पानी है उसको स्प्रे कर दिया जाए, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से स्प्रे कर दिया जाए जिससे कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब ये क्या है, इसे कमर्शियली कैसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ कल्चरिस्ट हैं, राइट, वो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, वो इसे मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कमर्शियली। फिर आइस प्रोडक्शन के लिए, ड्राई आइस के प्रोडक्शन के लिए, और न्यू काइंड्स ऑफ प्लास्टिक और कंक्रीट इस कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ हम इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक्स होंगे, पहले तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये मेरा मानना है, और बहुत कुछ एक्चुअली नहीं किया जा सकता है। सो साइंटिस्ट का मतलब उन्हें पता नहीं है कि मतलब एक्चुअली ये किस तरह से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, और इसके एक्चुअली बाद में जाके किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे जो ट्रीट्स, एक तो सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा है कहते हैं, लेकिन ये जो जो मेन रूट कॉज है उसे ये ट्रीट नहीं कर रहा है, ये कहा जाता है। फिर लोगों को लगता है कि दे डोंट नीड टू रिड्यूस देयर पर्सनल कार्बन एमिशंस एंड कंपनीज। तो मतलब ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो डिफेंड करेंगे कि हमें ज़रूरत है, और इवन कर भी रहे हैं। और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्चुअली में ज़रूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने की, इवन इंडिया, राइट। तो वो इन सब पे खर्चा नहीं करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम चाहते हैं, क्योंकि राइट, हम लोग अभी चाहते हैं कि हम और अभी डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप कंट्री बने। तो ये जो मेंटेनेंस के जो प्रोजेक्ट लगाने के मेंटेनेंस, ये सब की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैं दूसरा चैप्टर जल्दी लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच।